प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा केवल अंक लाने का साधन नहीं है, यह हमारे जीवन को दिशा देने वाला प्रकाश है। आज हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि हम मन लगाकर पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी ज्ञान पाएंगे उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। यही सच्ची संकल्प शिक्षा है। चलो आज का अध्ययन शुरू करते हैं, जहाँ पर हमने कल रोका था। कल हमने देखा था संसाधनों का कैसे उत्पन्न किया जाए। आज हम देखेंगे किसके लिए उत्पन्न किया जाए। चलो शुरुआत करते हैं। किसके लिए उत्पन्न किया जाए। जब संसाधनों का अधिक उत्पादन हो गया था या उत्पादन की तकनीक लोगों ने सीख ली थी, तो समस्या यह उत्पन्न हुई कि ये संसाधन हम किसके लिए उत्पादित करें। फिर क्या हुआ, अब देखो, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का समाज में वितरण कैसे होगा। जो आपने अनाज या गेहूं उगाए हैं उसे समाज में कैसे वितरित किया जाएगा। यह एक समस्या खड़ी हो गई थी लोगों के पास। अब देखो, किसे अधिक और किसे कम मात्रा में मिलेगी वही संसाधन। आलू या गेहूं मान के चलो, किसे अधिक मात्रा में मिलेगी, किसे कम मात्रा में, यह निर्धारण करना बड़ा जटिलता का काम था। या यह भी समस्या थी कि क्या सभी को न्यूनतम उपभोग उपलब्ध हो, क्या सभी को न्यूनतम उपभोग उपलब्ध हो या बराबर हो, या कैसे निर्धारण किया जाएगा। यही समस्या थी। क्या प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क मिलनी चाहिए। जब प्रारंभ में ऐसे प्रश्न आए ना, लोग भौचक्के रह गए थे कि किसके लिए उत्पन्न किया जाए। सभी को फ्री मिलनी चाहिए या कैसी मिलनी चाहिए। ये सभी समस्याएं लोगों को बड़े चिंता में या अचरज का विषय बना हुआ था। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। संसाधनों का विनियोजन। प्रत्येक संसाधन की कितनी मात्रा किस वस्तु सेवा में लगेगी। देखो, अब प्रत्येक संसाधन की कितनी मात्रा किस वस्तु और सेवा में लगेगी, यह भी सोचा गया। फिर देखो, संसाधन सीमित होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। एक वस्तु की अधिक मात्रा लेने पर दूसरी की मात्रा त्यागनी पड़ती है। बिल्कुल, जैसे कोई अनाज अधिक लेता है तो उसे कुछ मात्रा गन्ने की कम करनी पड़ती है, या कुछ मात्रा गन्ने की अधिक लेना है तो उसे अनाज की कम करनी पड़ेगी। चलो नीचे बढ़ते हैं। उत्पादन संभावना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अब इसमें हम क्या देखेंगे, व्यक्तिगत की तरह ही समाज के पास भी संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। समाज के पास भी संसाधन सीमित होते। किसी भी समाज के पास ऐसा नहीं होता कि हर संसाधन पर्याप्त और सुलभ मात्रा में उपलब्ध होते। कुछ न कुछ चीज़ें या संसाधन छूट ही जाती हैं। सीमित संसाधनों के विभिन्न संयोजन के अलग अलग वस्तुएं सेवाएं बन सकती हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। जैसा इसमें देखो, अनाज के लिए कपास को कुछ मात्रा छोड़नी पड़ती है या लेनी पड़ती है अधिक। फिर इसमें देखो कुछ अलग हैं, क्योंकि बराबर फिक्स करना पड़ता है, जिससे हानि भी न हो, अधिक फायदा भी न हो। इन संयोजनों का समूह उत्पादन संभावना सेट कहलाता है। ये जो आकृति बन गई ना, इसको क्या कहने लगे लोग बाग, उत्पादन संभावना सेट। ये देखो तालिका 1.1 में आपको यही दिया होगा। यहाँ पे देखो, पहला संयोजन ए बनाने के लिए अनाज का 0 और कपास का 10, कपास को इधर पे वरीयता दी गई। लेकिन दूसरे में जाएंगे तो हम दूसरी वरीयता किसको दी गई,
अनाज को 1 दी गई और कपास को 9। तीसरी वरीयता तीसरे इसमें से ये घटते घटते आएगा। अब ये 2 और 7 दी गई वरीयता। अब इसमें से कुछ इसमें चले गए तो 3 और 4। ई में देखो 4 और 0। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। यदि सभी संसाधन अनाज में अधिकतम 4 इकाइयाँ, यदि सभी संसाधन ना अनाज में लगा दिया जाएगा तो इसकी 4 ही संभावना बन पाएगी। यदि सभी संसाधन कपास में लगा दिया जाएगा ना, अधिकतम 10 इकाइयाँ हो पाएगी। ये देखो इधर 4 में लगा देंगे ना, इधर पे 0 बच जाएगा और अधिकतम कपास में लगा दी जाए तो 10 होंगे। यही बता रहा है ये वाला। बीज के संयोजन भी संभव हैं, जैसे बी सी डी वाला भी, ये भी संभव है कह रहे हैं। उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र। अब देखो चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ऊपर वाले चित्र में जो अभी आपने देखा था, वक्र पर या उसके नीचे कोई भी बिंदु संसाधनों के अनुसार संभव उत्पादन करता है। जी बिल्कुल, ये सही कथन है कि संसाधनों के अनुसार संभव उत्पादन करता है। वक्र संसाधनों के पूर्ण उपयोग पर संभव अधिकतम संयोजन दिखाता है। ये वाली पंक्ति भी सही है कि वह संसाधनों के पूर्ण उपयोग पर संभव अधिकतम संयोजन दिखाता है। अब नीचे बढ़ते हैं। इसमें देखो अवसर लागत, एक अवधारणा आती है अवसर लागत की, किसे कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? देखो इधर पे, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ प्राप्त करने हेतु दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा त्यागनी पड़ती हैं। जैसे आपको मकान और खेत वाला उदाहरण आपने देखा होगा। यदि आपको ना मकान चाहिए तो आपको कुछ खेत तो त्यागना ही पड़ेगा। इसे कुछ एक इकाई को छोड़कर दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा त्यागनी पड़ती है ना, अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए। उसे क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं। अब देखो इसे अवसर लागत कहते हैं। अवसर लागत की संकल्पना ना समाज और व्यक्ति दोनों में लागू होती है। व्यक्ति और समाज दोनों में लागू होती है। व्यक्ति भी अगर कुछ पाना चाहता है तो उसे एक वस्तु छोड़नी पड़ती है और दूसरी वस्तु पाने के लिए समाज को भी ऐसे ही करना पड़ता है। उसे अनाज या गेहूं में से किसी एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना ही पड़ता है। इसी अवसर लागत को कभी कभी क्या कहते हैं? आर्थिक लागत कहते हैं। आर्थिक लागत, इकोनॉमिकल कॉस्ट। अब नीचे बढ़ते हैं, चलो। केंद्रीय समस्याएं, इसमें हम क्या देखेंगे? केंद्रीय समस्याएं सीमित संसाधनों के उपयोग से समाज को किसी का एक चयन करना होता है। चयन की समस्या मतलब किसी भी समाज में देखेंगे हम, संसाधन कम होते हैं तो चयन की समस्या करनी पड़ती है, क्योंकि किसी के पास भी संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, इसलिए उसे चयन की समस्या उत्पन्न होती है या उसे चयन करना पड़ता है कि वो वरीयता किसको दे सकता है। यही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। आपका जो प्रश्न बनेगा ना, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, किन्हीं की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इसके लिए ये वाला प्रश्न ना पूरी तरह पर्याप्त है। ये ऊपर से इधर पे से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए। और देखो दूसरा ये उत्पादन संभावना वक्र और संभावना वाला प्रश्न आता है, तो उसके लिए ये यहाँ पे से पर्याप्त है। ये उत्पादन संभावना, ये इधर पे से।
ये वाला भी आपका उत्पादन संभावना वक्र में ही आ जाएगा। अब चलो नीचे बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा होगा आर्थिक गतिविधियों का आयोजन, या आर्थिक गतिविधियों का मतलब संचालन कैसे होता है। आर्थिक गतिविधियों का आयोजन दो तरीके से होता है। एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है जिसमें केंद्र प्रमुख होता है। सरकार केंद्रीय सत्ता द्वारा सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? केंद्रीकृत नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था में सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? क्रेताओं और विक्रेताओं की स्वतंत्र गतिविधियों पर आधारित होता है कि क्रेता और विक्रेता कितनी दर पर मूल्य बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ये सब क्रेता और विक्रेता की स्वतंत्र गतिविधियों पर आधारित होता है। चलो नीचे बढ़ते हैं। अब केंद्रीकृत नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था, ये देखो, इसमें केंद्र सरकार निर्णय लेती है, सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की योजना बनाती है। सरकार क्या करती है? सभी महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे कितना उत्पन्न करना है अनाज का, कितना विक्रय करना है, कितना अपने पास रखना है, कितना बेचना है, यह सब महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? सरकार लेती है। उत्पादन, विनिमय, उपभोग से सभी जुड़े सभी निर्णय सरकार के हाथ में होते हैं। ये सरकारी अपना निर्णय सुनाती है कि उत्पादन कितना होना चाहिए। और अब यहाँ देखो सरकार क्या करना पड़ता है? सरकार ही उत्पादन, विनिमय और उपभोग से सभी निर्णय कौन लेती है? केंद्र की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सरकार लेती है। यहाँ सरकार का दबदबा अधिक होता है। अब नीचे देखो, संसाधनों का विशेष रूप से विनियोजन करके वस्तु व सेवाओं का मिश्रण तय किया जाता है। संसाधनों का विनियोग करके मतलब बेहतर तरीके से ऐसे ही तालमेल करके क्या होते हैं? वस्तु और सेवा का मिश्रण तय किया जाता है कि सरकार कितनों को कितनी वरीयता के हिसाब से बांटती है कि ये तुम करना, ये तुम करना करके अपना अपना कार्य दे देती है सरकार। लेकिन सरकार का अधिक क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता किसके अंदर होती है? सरकार के पास होती है। अब इसके उदाहरण देखेंगे। यदि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी वस्तुएं, सेवाएं पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं हो रही तो सरकार उनका उत्पादन स्वयं कर सकती हैं या प्रोत्साहन कर सकती हैं। क्या होता है? जब शिक्षा या स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं नहीं होती किसी देश के अंदर ना, फिर सरकार क्या करती है? उनका स्वयं उत्पादन करती हैं या किसी को या प्राइवेट संस्थानों को प्रोत्साहित करके क्या करती हैं? उनका उत्पादन करती हैं या उन्हें प्रोत्साहित करती हैं जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। लेकिन शक्ति किसके पास होती है? आपके सरकार के पास होती हैं। इसीलिए तो ये केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। इसमें केंद्र की अधिक वर्चस्व और प्रभुत्व रहता है। अब नीचे देखो, यदि किसी वर्गों को पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा तो सरकार हस्तक्षेप कर समान वितरण सुनिश्चित कर सकती है। पर्याप्त वर्ग को कभी कभी क्या होता है? कुछ सुविधा नहीं मिलती या उसके कार्य के बदले हिस्सा नहीं मिल रहा होता तो क्या करती है? सरकार सभी को समान वितरण या धन का मतलब बंटवारा कर सकती हैं कि मतलब सभी को समान मिलेगा करके सुनिश्चित कर सकती है। इसकी शक्ति किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। सरकारी हस्तक्षेप करके क्या कर सकते हैं? समान वितरण सुनिश्चित कर सकता है। अब नीचे देखो, 20वीं सदी में सोवियत संघ इसका प्रमुख उदाहरण था। उदाहरण कौन है? सोवियत संघ। सोवियत संघ में थी आपकी केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था थी। इसका उदाहरण सोवियत संघ है जो 20वीं शताब्दी में था।
आजकल इसका वर्चस्व नहीं है। आजकल ये विघटित होकर इसका नया वो बन गए हैं लीडर रूस। अब नीचे देखो, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों तक सरकार की प्रमुख भूमिका रही, पर पिछले 2 दशकों में भूमिका कम हुई। देखो भारत में भी क्या था, सरकार की भूमिका। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो सरकार की भूमिका ना प्रारंभिक दशकों में कैसी थी, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जैसी थी। उसमें सरकार को ही या केंद्र को ही अधिक शक्ति दी जाती थी। लेकिन पिछले 2 दशकों में क्या हो रहा है, सरकार की भूमिका कम हो रही है। अब प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ रहे हैं और अपना मतलब विकास कर रहे हैं, नई नई नवाचार तकनीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब नीचे देखते हैं। अब देखेंगे हम बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सभी आर्थिक गतिविधियां बाजार की स्थिति के अनुसार होती हैं। बाजार की स्थिति के अनुसार मतलब जितनी बाजार में मांग होगी उसी हिसाब से उत्पादन होगा, और जितनी अधिक किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी उसकी कीमत भी बढ़ेगी। अब बाजार की परिभाषा अर्थशास्त्र के अनुसार क्या है, आपके एनसीईआरटी के अनुसार एक ऐसी व्यवस्था जहां आर्थिक अभिकर्ता स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करते हैं। क्या आदान प्रदान करते हैं, अपने संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। जहां अभिकर्ता क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान करता है अपने संसाधनों का। यह किसी वास्तविक भौतिक स्थान तक सीमित नहीं है। किसी भौतिक स्थान मतलब जैसे कोई जगह, जैसे बाजार में कोई भी जगह ले लो, वो भौतिक स्थान तक ही सीमित नहीं है कह रहा है। आजकल देखो इंटरनेट का ज़माना है, आप ऑनलाइन ही कुछ चीज़ भी मंगा सकते हो। तो इसका दायरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है बाजार अर्थव्यवस्था का। अब इसमें नीचे देखो, आदान प्रदान गांव के चौक में भी हो सकता है, शहर के सुपरमार्केट में भी हो सकता है, फ़ोन या इंटरनेट के माध्यम से भी हो सकता है। देखो कितना अच्छा उदाहरण भी दिया है आपकी बुक में। अब देखो बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखते हैं। वस्तुओं सेवाओं की कीमतें क्रेता विक्रेताओं की सहमति से तय होती है। क्रेता विक्रेता की सहमति किससे कैसे तय होती है, जैसे देखो किसी आलू है, मान के चलो आलू का ही उदाहरण लेते हैं। बाजार में आलू की कीमत 20 रुपये है। यदि आलू खरीदने वाले व्यक्ति अधिक आ गए तो उसका विक्रेता क्या करेगा, आलू की सीमित उपलब्धता को देखते हुए वो 25 रुपये आलू कर देगा, 25 रुपये। फिर अब वही लेगा जिसे उसे चाहिए होता है। अब देखो ये विक्रेता पर निर्भर करता है। अब क्रेता क्या करेगा, जिसको लेना होगा वो लेगा। इस प्रकार क्रेता और विक्रेता क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर देते हैं बाजार अर्थव्यवस्था में। अब नीचे वाला पंक्ति देखो, कीमतें समाज के औसत मूल्यांकन को दर्शाती हैं। कीमतें क्या होते हैं, समाज के औसत मूल्यांकन, मतलब सभी को यह मूल्य पसंद नहीं होता है और यही मूल्य मानना भी पड़ता है बाजार अर्थव्यवस्था में। चलो अब नीचे देखते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के संकेत प्रणाली देखते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग अधिक होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल जो अभी मैंने बताया, जैसे आलू की कीमत अधिक हो जाती है ना, अधिक मांग हो जाती है उसकी, तो उसकी कीमत बढ़ना तो निश्चित ही है, क्योंकि उसकी क्या है, सीमित उपलब्धता है। इसके कारण उसकी मांग या कीमत में वृद्धि हो जाती है। कीमत का यह संकेत उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जब ये देखो कीमत भी बढ़ेगी और मांग भी बढ़ेगी तो उत्पादक तो अधिक उत्पादन को बल देगा ना। कोई भी अर्थव्यवस्था में उत्पादक फिर अधिक उत्पादन में लगे रहते हैं, जिससे वहाँ सीमित संसाधन जहाँ थे ना, वहाँ उन्नत प्रकार के
अधिक मात्रा में वृद्धि होने लगती है, धीरे धीरे लोग बाग लेने लगते हैं, फिर उसकी कीमत सामान्य हो जाती है। फिर अब चलो नीचे देखते हैं। इस प्रकार कीमतें संसाधनों के आवंटन और गतिविधियों के समन्वय का कार्य करती हैं। इस प्रकार कीमतें क्या होती हैं, वो आवंटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जितनी कीमतें होगी उसी हिसाब से लोग बाग भी लेंगे, और गतिविधियों पर भी, लोगों की गतिविधियों पर भी क्या होता है, समन्वय मतलब एक मेलजोल बना रहता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम हस्तक्षेप वाला मॉडल, मतलब बाजार अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा है, अमेरिका है। अमेरिका में क्या होता है, बाजार की भूमिका थोड़ा बहुत कम होती है, उसमें निजी क्षेत्रों, प्राइवेट या बाजारकृत उद्योगपतियों को अधिक बढ़ावा दिया जाता है, और ये सारी विशेषताएं आपके अमेरिका में पाई जाती हैं। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। यहाँ देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत किसका उदाहरण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो इसका उदाहरण भारत है, याद रख लेना। वास्तविकता में सभी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित होती हैं। मिश्रित होती है मतलब उत्पादन और उपभोक्ता निजी क्षेत्रों और सरकार को ना, मतलब अपना अपना वो होता है, आधा सरकार करेगी, आधा निजी क्षेत्र, दोनों मिल बांट कर काम करेंगे। वास्तविकता में सभी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित होती हैं। अधिकतर अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती हैं। कुछ निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं और अधिकांश गतिविधियां बाजार द्वारा होती हैं। बाजार ही निर्धारित करता है कि कीमत क्या होगी, कितनी होगी। ये सरकार भी करती हैं, कुछ फसलों पर करती हैं, लेकिन अधिकांश पर क्या करता है, बाजार ही करता है। दोनों का मतलब तालमेल बना रहता है। अंतर केवल इस बात का होता है कि सरकार की भूमिका कितनी बड़ी है। इसमें सरकार की भूमिका थोड़ा सा बड़ी होती है, लेकिन बाजार की भूमिका भी होती है, उसमें निजी क्षेत्रों का भी होता ही है हिस्सेदार, लेकिन सरकार तो बड़ी ही होती है, याद रख लेना मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अब आपके उसमें संस्था की परिभाषा भी दी गई है, ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगी। किसी निश्चित उद्देश्य वाले संगठित ढांचे को संस्था कहते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य मतलब संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है। उद्देश्य वाले से जब ये संगठित होता है ना, एक ढांचा बनता है, उसे क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं, संस्था। चलो हम नीचे बढ़ते हैं। सकारात्मक तथा आदर्श अर्थव्यवस्था। केंद्रीय समस्या विभिन्न विधियां। किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के समाधान हेतु एक से अधिक विधियां संभव होता है। जैसे कुछ भी केंद्रीय समस्या हो, उत्पादन से संबंधित हो, विनिमय से संबंधित हो, उसके लिए क्या होता है, एक से अधिक समाधान की विधियां होती हैं। विभिन्न कार्य विधियां, विभिन्न समाधान, संसाधनों के उपयोग और वस्तु सेवा मिश्रण में अंतर होता है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। विभिन्न क्रिया विधियां होती हैं कि किस विधि से सही किया जाए या किस विधि से नहीं किया जाए। समाधान भी भिन्न भिन्न होते हैं, और जिससे क्या होता है, वस्तु सेवा मिश्रण में अंतर हो जाता है। इसलिए ज़रूरी यह है कि कौन सी विधि किस अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी हो। अब देखना यह है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी ना विधि सबसे उपयुक्त है, यही क्या है, चिंता का विषय है। इसे पता करना ही एक बेहतर तकनीक होगी। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। सकारात्मक व आदर्श अर्थशास्त्र। सकारात्मक विश्लेषण क्या होता है, यह अध्ययन
अध्ययन करता है कि विभिन्न विधियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। इसमें हम देखते हैं कि विभिन्न विधियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं। कौन सी विधियाँ, या ये उत्पादन से संबंधी हो सकती है, विनिमय से संबंधी हो सकती हैं। वास्तविक प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। सकारात्मक में वास्तविक प्रभाव, जैसे उत्पादन पे देखो, उत्पादन अधिक हो गया तो वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा उस पर, उत्पादन कम हो गया तो उसका वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा। ये आदर्श विश्लेषण क्या करता है, अध्ययन करता है कि विधियों से उत्पन्न परिणाम कितने अनुकूल होंगे। जैसे देखो कम उत्पादन हो गया ना, उसका परिणाम उन्नत कितने अनुकूल हैं। कम उत्पादन हो गया तो लोग बाग भूखे मर जाएंगे, उनके पास खाने के लिए वो नहीं होगा, अनाज नहीं होंगे। ये आदर्श विश्लेषण, इसका उन्नत परिणाम कितने अनुकूल होंगे। जैसे अधिक उत्पादन हो गया ना, उसे हम बेच भी सकते हैं, आय अर्जित भी कर सकते हैं। ये एक आदर्श वो हो गया विश्लेषण। इसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन मतलब जैसे अधिक उत्पादन हो गया तो हम उसे बेच सकते हैं ना, इससे उत्पादन का मूल्यांकन जैसा कुछ हो रहा है ना, गणना की जा रही है, वही आदर्श विश्लेषण में आता है। अंतर क्या होता है इसमें, सकारात्मक में क्या है स्थिति होता है, और आदर्श में क्या होनी चाहिए। पूर्णतः स्पष्ट अंतर संभव नहीं है, दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ये मतलब घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं ये दोनों, सकारात्मक विश्लेषण और आदर्श विश्लेषण। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। सूक्ष्म तथा समष्टि अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का हम क्या देखेंगे, इसमें अध्ययन करते हैं। अध्ययन का दायरा विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं, उपभोग, उत्पादक का व्यवहार होते हैं। इसमें क्या होता है, एक उपभोक्ता या उत्पादक का व्यवहार किया जाता है। विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं, विभिन्न आर्थिक अभिकर्ता के क्या होते हैं, उपभोक्ता भी हो सकता है या उत्पादक भी हो सकता है। इसका व्यवहार करते हैं मतलब ये व्यक्तिगत या एक ही या सूक्ष्म दायरे पर काम करता है। अब इसमें देखो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा व कीमत कैसे तय होती हैं, इसका विश्लेषण करता है। एक उपभोक्ता या वो उत्पादक क्या करता है, वस्तु और सेवा की मात्रा व कीमत कैसे तय होती हैं, इसका विश्लेषण करता है कि यह व्यक्तिगत स्तर पर ही की जाती हैं। जैसे कोई भी दुकानदार ले लो, सब्जी वाला, जिसने गाँव में अकेला दुकान हो तो वही निर्धारित करता है। इसी प्रकार एक छोटा छोटा स्तर में देख के इसकी बेहतर कंसेप्ट क्लियरिटी कर देना। इसमें मुख्य ध्यान क्या होते हैं, व्यक्तिगत बाजार पर, मतलब खुद का स्वयं के बाजार पर। जैसे आलू वाले की दुकान है तो वो अपना ही कीमत निर्धारण स्वयं करेगा। ये सूक्ष्म दायरे में आ जाते हैं, मतलब छोटे दायरे में। चलो हम नीचे देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, यहाँ ध्यान पूरे आर्थिक तंत्र का, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें कुछ भी छूट नहीं जाता। और जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है ना, उसका संपूर्ण लेवल पर अध्ययन किसमें किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में। इसमें मुख्य बिंदु क्या होते हैं या मुख्य पहलू क्या होते हैं, कुल निर्गत का स्तर क्या है। कुल निर्गत मतलब जो विदेशों में भेजा गया या जो बन के तैयार हो गया, उसका मतलब कुल कितना वो हुआ, कितना आउटपुट निकला। यह कैसे निर्धारित होता है, यह कैसे निर्धारित होता है। ये वाले प्रश्न किसके हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के। समय के साथ इसमें वृद्धि कैसे होती है, ये प्रश्न किसके, आपके समष्टि अर्थशास्त्र के। क्या संसाधनों जैसे श्रम का पूर्ण उपयोग हो रहा है, संसाधन मतलब संपूर्ण संसाधन का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसमें क्या देखेंगे हम, बेरोजगारी के क्या कारण हैं, क्या किस कारण बेरोजगारी आती है।
महंगाई, कीमतों में वृद्धि क्यों होती है? महंगाई या किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि क्यों होती है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। इसमें अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? संपूर्ण आर्थिक गतिविधि और समष्टिगत उपाय। इसमें मतलब संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां जितनी भी हो, प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो, तृतीय क्षेत्र हो या चतुर्थ क्षेत्र हो, सबकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। इसमें ये पुस्तक की रूपरेखा दी गई है। इसमें हम क्या देखते हैं? पहला अध्याय है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणा, दूसरा उपभोक्ता का व्यवहार, तीसरा उत्पादन एवं लागत की अवधारणा, चौथा उत्पादक का व्यवहार, पांचवा पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मूल्य एवं मात्रा का निर्धारण, ये छठा है अन्य बाजार रूपों का अध्ययन। इसमें हम अन्य बाजार रूपों का अध्ययन करेंगे, इसे धीरे धीरे समझेंगे। चलो नीचे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की शब्दावली देखते हैं। शब्दावली मतलब पहले में देखेंगे उपभोग या कंजप्शन। इसमें क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। उपभोग जैसे मुझे भूख लग रही है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए मैं क्या करता हूँ? वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता हूँ। जैसे आलू मुझे पसंद है ना, मुझे भूख लगी, मैंने बाज़ार से आलू लाया और उसे सब्जी बनाकर खा लिया। मेरी आवश्यकता क्या थी? कि मुझे भूख लग रही थी, इच्छा क्या हो रही थी? आलू की सब्जी खाने के लिए। तो मेरी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। मैंने क्या किया? वस्तु और सेवा किसने दी थी? जो बाजार का विक्रेता, उसकी सेवा और वस्तु क्या थी? आलू। अब मैंने आलू की सब्जी बनाकर खा लिया ना, वो क्या हो गया? उपभोग हो गया। ये देखो उत्पादन या प्रोडक्शन, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने की प्रक्रिया जिसमें संसाधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता का प्रयोग होता है। उत्पादन के लिए किन किन लोगों का प्रयोग होता है, पहले ये ध्यान में देना चाहिए। उत्पादन के लिए भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, श्रम जो व्यक्ति करता है, भूमि जो आपके पास जमीन होती है, पूंजी पैसे की आवश्यकता होती है, उद्यमिता मतलब एक व्यक्तियों का समूह या व्यक्ति होना चाहिए जो उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध हो। वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने की प्रक्रिया, वस्तु और सेवा का निर्माण, जैसे आलू का उत्पादन करना होना, उसी प्रकार जैसे उत्पादन तो आप लोग जानते होंगे। वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं, जिसमें संसाधनों का प्रयोग होता है। आपके संसाधन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। चलो नीचे बढ़ते अब। विनिमय मतलब एक्सचेंज। वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन की प्रक्रिया। जैसे वस्तु के बदले वस्तु के बदले कोई सेवा, इसका क्या होता है? लेन देन की प्रक्रिया को हम विनिमय कहते हैं। मतलब एक दूसरे से कुछ चीज़ देना लेना या विनिमय करना। जब ये बड़े क्षेत्र पे होता है तो उसका बेटर एक्सचेंज किया जाता है, मतलब विनिमय की प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रत्यक्ष वस्तु विनिमय या अप्रत्यक्ष मुद्रा के माध्यम से होता है। प्रत्यक्ष मतलब वस्तु विनिमय, कुछ वस्तु लेके अनाज के बदले गेहूं या गेहूं के बदले गन्ना। अप्रत्यक्ष मतलब मुद्रा के माध्यम से, जो आजकल वर्तमान समय में प्रचलित हैं। चलो नीचे बढ़ते हैं, दुर्लभता देखते हैं अब। दुर्लभता संसाधनों की सीमित उपलब्धता की स्थिति जबकि मानव की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। जैसे देखो मुझे गन्ना लेना है ना, गन्ना की क्या है? सीमित उपलब्धता की स्थिति है, उसकी मतलब मात्रा या बाजार में ना सीमित उपलब्धता है। जबकि मैं भी चाहता हूँ गन्ना मिले, दूसरा भी चाहता है गन्ना मिले। समाज के अधिकतर लोग गन्ना को वरीयता दे रहे हैं, तो गन्ने की क्या हो गई? ये दुर्लभता हो गई। चलो अब नीचे देखते हैं। उत्पादन संभावनाएं।
सीमित संसाधनों की स्थिति में दो या अधिक वस्तुओं के संभावित संयोजन जिन्हें अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती हैं। देखो इसमें दो या कुछ भी जब सीमित संसाधन होते हैं तब व्यक्ति ना अलग अलग कंडीशन में पहुंच जाता है। दो या अधिक वस्तुओं के संभावित संयोजन बनाता है। क्या इसे लूं या उसे लूं या उसके अगले वाले को लूं, जिन्हें अर्थव्यवस्था उत्पादन कर सकती हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। उत्पादन संभावनाएं जैसे हमने ऊपर पे चर्चा की थी, इसे हम उत्पादन संभावना वक्र या पीपीसी में दर्शा सकते हैं। अब नीचे बढ़ते हैं। अवसर लागत किसी विकल्प को चुनने पर छोड़े गए सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग का मूल्य होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी वस्तु को ले रहे हो तो आपको कुछ दूसरे मूल्य का या दूसरे चीज़ को छोड़ना पड़ता है। उसका मूल्य क्या कहलाता है? अवसर लागत। जो छोड़े गए मूल्य होता है। किसी वस्तु की वास्तविक लागत त्याग किए गए सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य होता है अवसर लागत। अब इसमें देखो मार्केट, बाजार, वह स्थान व्यवस्था जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय करते हैं। वस्तु और सेवा का क्या करते हैं? विनिमय करते हैं, मतलब बेचते हैं उनको या लेन देन करते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं, मार्केट। बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था जहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वितरण मुख्यतः मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन और वितरण क्या होता है? मांग और आपूर्ति के आधार पर। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब नीचे बढ़ते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध आधारित अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था जहां उत्पादन, निवेश, वितरण से जुड़े निर्णय सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? केंद्रीकृत योजनाबद्ध आधारित अर्थव्यवस्था में उत्पादन से जो भी निर्णय लेने होते हैं या निवेश से होते हैं या वितरण से संबंधित होते हैं, उस निर्णय को कौन लेते हैं? सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा लिए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी व्यवस्था जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजना दोनों की विशेषताएं सम्मिलित रूप से होती हैं। वहाँ सरकार और निजी क्षेत्र का मतलब आपसी तालमेल बना रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का मिलकर कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र भी करते हैं और सरकारी क्षेत्र भी आपका क्या करते हैं? मिलकर कार्य को बेहतर तरीके से चलाने का प्रयत्न करती है। सकारात्मक विश्लेषण क्या होता है इसमें? यह अध्ययन करता है कि क्या है का अध्ययन किया जाता है। इसमें आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार घटित हो रही हैं। चलो नीचे बढ़ते हैं। आदर्श आर्थिक विश्लेषण। इसमें क्या होता है? यह अध्ययन करता है कि क्या होना चाहिए, मतलब वास्तव में क्या होना चाहिए अर्थव्यवस्था या मतलब उत्पादन में या विनिमय में क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन करते हैं हम आदर्श विश्लेषण में। यह आर्थिक नीतियाँ कितनी उपयुक्त हैं, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? आदर्श विश्लेषण में। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। यह व्यक्तिगत आर्थिक अभिकर्ता, उपभोक्ता भी हो सकता है, उत्पादक भी हो सकता है, के व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब एक उपभोक्ता या उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करता है ये। अब नीचे देखेंगे मुख्य विषय इसमें रहते हैं मूल्य निर्धारण, मांग, आपूर्ति, व्यक्तिगत बाजार रहता है। इसमें मूल्य का निर्धारण वही व्यक्ति करता है, मांग आपूर्ति भी वही करता है, व्यक्तिगत बाजार मतलब उसका ही बाजार का अध्ययन करता है वो। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन
मुख्यतः विषय राष्ट्रीय आय, रोजगार, महंगाई, विकास, कुल उत्पादन, ऐसे विषय किसके हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के ये पहलू हैं। चलो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आज शाम को और इसके प्रश्न उत्तर आएंगे और कल से दूसरा अध्याय शुरू होगा। और इस वीडियो को दूर दराज में के गांव में अपने मित्रों और जो लोग अधिक ऊंची या महंगी कोचिंग में प्रवेश नहीं कर सकते, उनसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।